30 जनवरी 1948, वो दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए। दिल्ली का बिरला हाउस, सर्दियों की एक हल्की हल्की सी शाम। सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। सुबह 3:30 बजे गांधी जी उठते हैं, अपनी रोज की तरह शांतिपूर्ण प्रार्थना करते हैं। फिर शाम 4 बजे सरदार पटेल के साथ उनकी एक लंबी मीटिंग होती है। सब कुछ रूटीन के हिसाब से चल रहा था। और फिर ठीक 5:01 पर भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति बेहद शांत और सधे हुए कदमों से आगे आता है और 3 गोलियों की आवाज गूंज उठती है। अब यहीं से हमारे सामने इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। नाथूराम गोडसे आखिर था कौन और उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? देखिए, इस सवाल का जवाब उस दिन की घटना में नहीं बल्कि हत्यारे के अतीत में छिपा है। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और गोडसे की जिंदगी और उसकी मानसिकता को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं नाथूराम के बचपन से, जहां इस पूरे संघर्ष की जड़ें पनपी। मई 1910 में महाराष्ट्र के बारामती के एक छोटे से गांव में गोडसे का जन्म हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। दरअसल उनके जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटों की बचपन में ही मौत हो गई थी। इस वजह से घर में एक गहरा अंधविश्वास बैठ गया था। नतीजा, उन्होंने इस बच्चे को एक लड़की की तरह पाला। बाकायदा उसकी नाक छेदी गई और उसे एक नथ पहनाई गई। वैसे उनका असली नाम तो रामचंद्र था, लेकिन इसी नथ की वजह से वो नाथूराम कहलाए। अब मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है? वो कहते हैं कि बचपन में जेंडर की इस दोहरी पहचान ने उनके अंदर एक बहुत गहरी मानसिक उलझन पैदा कर दी थी और यही उलझन आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को इतना आक्रामक और जिद्दी बनाने का कारण बनी। अब बात करते हैं उनके वैचारिक बदलाव की। एक भक्त से एक कट्टर विरोधी तक का सफर। साल 1928 में स्कूल छोड़ने के बाद गॉडसे ने दुनिया भर की राजनीति को बहुत गहराई से पढ़ना शुरू किया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? 1930 के दशक की शुरुआत में नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे। जी हाँ, वो सत्याग्रह को भारत की आजादी का रास्ता मानते थे। लेकिन फिर आया साल 1932। रत्नागिरी में उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से होती है और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इसके बाद गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर हिंदू महासभा से जुड़े और उनकी पूरी की पूरी वैचारिक दिशा ही पलट गई। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा वैचारिक टकराव था। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति थी, जिसे वो आजादी का सबसे सही और अंतिम रास्ता मानते थे, और दूसरी तरफ थी सावरकर की विचारधारा, जिसका मानना था कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाना कोई पाप नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। इसी सोच से प्रभावित होकर गोडसे ने अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ मिलकर अग्रणी नाम का एक अखबार शुरू किया और वो गांधी जी की नीतियों की बहुत तीखी आलोचना करने लगे। उन्हें लगने लगा था कि गांधी जी की ये नीतियां कहीं ना कहीं हिंदू हितों की बलि दे रही हैं। और फिर आता है बंटवारा और 55 करोड़ रुपए का वो मुद्दा जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बना। हम सब जानते हैं कि 1946 और 47 के वो साल भारत के लिए सिर्फ आज़ादी की खुशियां लेकर नहीं आए थे, बल्कि खून खराबे और दंगों से भरे हुए थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता की सड़कों पर हुए दंगे हों, पूर्वी बंगाल के नोआखली का नरसंहार हो या फिर विभाजन की वो खौफनाक हिंसा, जहां दिल्ली के स्टेशनों पर ट्रेनें शरणार्थियों और लाशों से भर भर के आ रही थीं। इन भयानक और दर्दनाक दृश्यों ने गोडसे के मन में गांधी जी के प्रति बची खुची आखिरी श्रद्धा को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब गोडसे के लिए गांधी जी की अहिंसा शांति का प्रतीक नहीं रह गई थी, बल्कि वो उसे आत्मघाती कायरता मानने लगा था। और इसके बाद सामने आता है ये बड़ा आंकड़ा, 55 करोड़। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं थी। असल में यही वो चिंगारी थी जिसने हत्या की इस खौफनाक साजिश को पूरी तरह से भड़का दिया। हुआ कुछ यूं कि जनवरी 1948 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और हमारी भारतीय सेना वहां डटकर लड़ रही थी, ठीक उसी वक्त गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान को संपत्ति के बंटवारे के 55 करोड़ रुपए तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब गोडसे के नजरिए से इसे समझिए, जो देश सीमा पर हमारे ही सैनिकों को मार रहा था, उसी दुश्मन को पैसे दिलवाना। गोडसे को लगा कि गांधी जी तो पाकिस्तान के रक्षक बन गए हैं और बस उसी पल उसने तय कर लिया कि अब कलम से काम नहीं चलेगा, अब पिस्तौल का ही इस्तेमाल करना होगा। और यहां से शुरू होती है हत्या की साजिश, वो अंतिम निष्पादन। देखिए, ये कोई गुस्से या जोश में अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई प्लानिंग थी।
सबसे पहले ग्वालियर के डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे से एक इटालियन बेरेटा पिस्तौल का इंतजाम किया गया। 20 जनवरी को मदनलाल पहवा ने बिरला हाउस में बम फोड़कर हत्या की एक कोशिश भी की थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई। और पता है इस विफलता से गोडसे ने क्या सीखा? उसे समझ आ गया कि बड़ी भीड़ में धमाके करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने ठान लिया कि अब वो अकेला ही इस काम को अंजाम देगा, बिल्कुल सीधा, साफ, बिना किसी नकाब के। और सबसे बड़ी बात, भागने की कोई योजना नहीं होगी। 30 जनवरी की उस सुबह का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। एक बहुत बड़ा विरोधाभास था वहां। एक तरफ गांधी जी बिल्कुल शांत मन से सत्य, नए संविधान और अहिंसा के विचारों पर लिख रहे थे, और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गोडसे बड़े ही आराम से संतरे खा रहा था। जरा सोचिए, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो किसी बहुत ही पवित्र धार्मिक काम की तैयारी कर रहा हो। इन दोनों ही लोगों की ये जो शांति थी ना, ये इतिहास के उस भयंकर तूफान से ठीक पहले का सन्नाटा थी। शाम के 5:01 गोडसे ने उनके सामने झुकने का नाटक किया, उन्हें थोड़ा किनारे किया और एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। गोडसे वहां से भागा? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने अपनी पिस्तौल ऊपर उठाई और खुद ही जोर जोर से पुलिस को आवाजें लगाने लगा। वो चाहता था कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि पूरी दुनिया को उसके इस कदम के पीछे की असली वजह पता चल सके। और इसके बाद शुरू होता है मुकदमा और फांसी का दौर। इस घटना का प्रभाव और उसकी विरासत। लाल किले के अंदर एक विशेष अदालत बैठाई गई। इस मुकदमे में गोडसे ने अपना बचाव खुद किया और करीब 300 पन्नों का एक बहुत ही लंबा बयान पढ़ा। अदालत में उसका जो तर्क था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मैंने गांधी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो बुरे थे, मैंने इसलिए मारा क्योंकि उनके विचार भारत की अखंडता के लिए खतरनाक थे। वो लगातार यही दावा करता रहा कि उसकी गोलियां किसी अंधी नफरत का नतीजा नहीं है, बल्कि बंटवारे और उन 55 करोड़ रुपयों को लेकर एक राष्ट्रवादी की गहरी पीड़ा में से निकली हैं। अपने इस भयानक कृत्य को सही ठहराने के लिए गोडसे ने अदालत में पौराणिक कथाओं का भी खूब सहारा लिया। उसने खुद की तुलना महाभारत के अर्जुन से की। उसका कहना था कि जैसे अर्जुन को अपने कर्तव्य के लिए अपनों के ही खिलाफ एक दर्दनाक लेकिन जरूरी युद्ध लड़ना पड़ा था, वो भी वही कर रहा है। और गांधी जी को वो भीष्म पितामह मानता था, यानी एक ऐसे आदरणीय बुजुर्ग जो उसके नजरिए से गलत पक्ष की रक्षा कर रहे थे और जिन्हें रोकना अब बेहद जरूरी हो गया था। खैर, आखिरकार 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई। आपको बता दूं कि फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ते समय गोडसे के हाथों में अखंड भारत का एक नक्शा और भगवत गीता थी। उसके आखिरी शब्द थे, अखंड भारत अमर रहे। लेकिन जरा इतिहास की इस बहुत बड़ी विडंबना को देखिए। गोडसे ने सोचा था कि हत्या करके वो गांधी और उनके विचारों को हमेशा के लिए मिटा देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अपने मृत्यु के बाद गांधी जी और उनका अहिंसा का विचार पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज 76 साल बीत जाने के बाद भी गोडसे और गांधी जी के विचारों पर एक तीखी बहस जारी है। लेकिन एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी। उन 3 गोलियों ने सिर्फ एक शरीर की जान नहीं ली थी, बल्कि भारत की आत्मा पर एक ऐसा गहरा घाव कर दिया था जो शायद आज तक नहीं भर पाया है। खैर, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या महज एक पिस्तौल से किसी विचार को कभी भी खत्म किया जा सकता है, या फिर शहादत उस विचार को और भी ज्यादा ताकतवर और अमर बना देती है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।